मैं डॉक्टर एल के तिवारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक की घटना है और इस घटना में जो मुख्यतः भूमिका रही है वो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप तस्वीर, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये जो हैं बिपिन चंद्र पाल जी की रहे। तो इसके पूर्व जो है मैंने 3 वीडियो लेक्चर जो है जो दिया पहले से दे चुका हूँ, जिसमें कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम वीडियो में मैंने 1885 के पूर्व की घटना का चर्चा किया है और दूसरे में 1885 के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के उदय के कारणों का चर्चा मैंने किया। तीसरे वीडियो में 1885 से 1905 तक की घटना का जिक्र किया और उसी के कंटिन्यू में आज मैं 1905 से 1919 तक के आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम का चर्चा करने जा रहा हूँ। 1905 से 1919 तक के काल को उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उदार राष्ट्रवादियों के हाथ में था। 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, उग्र राष्ट्रवादी काल की संज्ञा दी गई। जब ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायप्रियता के में अटूट विश्वास रखने वाले उदार राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया, तब कांग्रेस में से एक घटक ने प्रार्थना के बदले संघर्ष का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया और यहीं से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की शुरुआत हुई। यानी कुल मिला के है कि जो कांग्रेस शुरू में थे उसी में से कुछ घटकों ने, जब उनको यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य न्यायप्रियता या संवैधानिक तरीके से हमें अधिकार नहीं देने को तैयार है, तो उन्हीं में से एक वर्ग अलग हटके कांग्रेस में से उसने जो है संघर्ष का मार्ग जो अपनाया, उसी को हम क्या कहते हैं, उग्र राष्ट्रवादी जो है विचारधारा के लोगों का समर्थन शुरू हो गया, या उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इन उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में से प्रमुख थे लाल बाल पाल। ये 3 प्रमुख नेता थे जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन 1905 से 1919 तक चला। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनके नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन जो है ये 1905 से लेकर 1919 तक चलता रहा। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के क्या कारण हैं, किन कारणों से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ, तो इसके जो है बहुत सारे कारण हैं। उनमें से जैसा पहला कारण है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम से असंतोष। सबसे पहला ये हुआ कि 1892 ईस्वी में 92 में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ था। परिषद में के पूर्व जो है लोगों की अपेक्षा थी कि गवर्नर और गवर्नर का जो परिषद होता था उस परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़े और उन्हें और अधिकार मिले। लेकिन 1892 में जो ये परिषद अधिनियम आया, इससे जो है उसे संतुष्टि नहीं मिली। जो उम्मीद थी ब्रिटिश सरकार से, वो उम्मीद प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा जो है जो असंतोष का कारण था कि वैचारिक वातावरण। उस समय स्वामी विवेकानंद ने भय व कमजोरों को पाप बताया। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में तानाशाही एवं अत्याचारी शासन के विरोध व मातृत्व के लिए निर्भय संघर्ष का पाठ पढ़ाया। इन विचारों से जो है क्या हुआ, ये
उग्र राष्ट्रवादी जो आंदोलनकर्ता थे इनमें आत्मविश्वास जगा, एक नई चेतना जगी। इसके अलावा जो है उदार राष्ट्रवादी का जो है जो मांग को पूरा नहीं किए, किसने नहीं किए? ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया, इससे भी ये लोग असंतुष्ट थे। तीसरा कारण जो है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय का कारण है शिक्षा का प्रचार और बेरोजगारी। शिक्षा के प्रसार से क्या हुआ? लोगों के अंदर लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद जैसे प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लगा, लोग बेरोजगार होने लगे। इन सब कारणों के चलते जो है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। उसके अलावे 1894 से 1896 के बीच चुंगी और कपास अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम जो था भारतीय व्यापारियों के लिए हानिकारक था और ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जो है यह लाभकारक था। इससे भी भारतीय असंतुष्ट थे। उस समय 1900 के आसपास जो है प्राकृतिक आपदा जो है भारत में उत्पन्न हुआ था और महामारी फैली थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश नीति जो है उसको मदद करने की जगह वैसी कुछ नहीं किया, जिसके कारण भी लोगों के अंदर जो है काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न हो रही थी ब्रिटिश सरकार के। और यहाँ तक कि यह नाराज़गी धीरे धीरे उदार राष्ट्रवादी जो लोग थे उनके विचारों के बीच भी दरार उत्पन्न कर रहा था। और सबसे बड़ी जो भूमिका निभाया गया था इसमें वह था लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी वह भारतीयों को दबाने की नीति थी। और यहाँ तक कि इसकी एक सबसे बड़ी जो नीति रही कि फूट डालो शासन करो की नीति इसने शुरू किया। और उसी को ध्यान में रखते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के लिए। बंगाल को जो है दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजित कर दिया। आज जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है था, उसको जो है पूर्वी बंगाल और इधर जो है जो आज पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उसमें उस समय उड़ीसा भी थे, झारखंड भी था, ये सब मिलाकर जो है पूर्वी बंगाल जो है में विभाजित किया। कुल मिला के यह लॉर्ड कर्जन की जो नीति थी उसका कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक नीति यह थी कि यह हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो है फूट डालने की प्रवृत्ति या बीज जो है इन्होंने उत्पन्न किया। उसके अलावा जो है विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। विदेशी कई घटना थे, जैसे जापान ने रसिया को हरा दिया गया था। ऐसे कई देशों में विदेशों में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का या लोकतंत्र का जो है बीज उत्पन्न हो रहा था। तो इन आंदोलनकारियों के भी मन में हुआ कि हमारे यहाँ भी जो है देश स्वतंत्र हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। इसमें से इस आंदोलनकारियों को लाल बाल पाल जैसे एवं अरविंद घोष जैसे नेता का नेतृत्व मिल गया और यह आंदोलन जो है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को एक दिशा मिल गई। इन नेताओं का मानना था कि सरकार जो है जो दबाव डालकर ही अधिकारों को देगा, अन्यथा हमें जो है ये जल्दी से जल्दी स्वराज्य हमें चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और इसी को लेकर कांग्रेस दो दल में बट गए। कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया, दो दल हो गया। एक शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की क्रिया का विरोध करना चाहता था और दूसरा क्रांति के मार्ग को अपनाना। तो क्रांति के जो मार्ग को अपनाने वाला जो गुट बना उसे हम उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में कहते हैं। इसके बाद जो है आप देखते हैं कि कांग्रेस में फूट का आरंभ हो गया। 1905 का बनारस अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक व अन्य उग्र राष्ट्रवादियों ने उदार राष्ट्रवादी की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की तीखी आलोचना की। उदार राष्ट्रवादी की जो नीति थी कि हम अनुनय विनय से संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे और भारतीयों के हित में काम करेंगे, इससे अलग हटकर जो है इस प्रवृत्ति से कुछ लोग वर्ग जो है असंतुष्ट थे। और इसके में जो है प्रमुखता जो है बाल गंगाधर तिलक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और 1907 में जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है
कांग्रेस में विभाजन हो गया विधिवत रूप से, और उदार राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादी दो गुटों में ये बंट गए। अब जो है उग्र राष्ट्रवादी की नीति व कार्यक्रम क्या था, तो उग्र राष्ट्रवादी की जो नीतियां और कार्यक्रम थे वह पहला जो था वह क्या था, स्वराज्य की प्राप्ति। इसका मूल उद्देश्य था कि पहले हमें जो है जो स्वराज्य चाहिए, यानी पहले हमें स्वतंत्रता चाहिए, उसके बाद सामाजिक आर्थिक सुधार होगा। दूसरा जो पॉइंट्स था वो बार बार जोर देते थे कि सामाजिक आर्थिक सुधार जो है स्वराज्य के बाद ही संभव है, इसके पहले नहीं संभव है। तीसरा था कि इनकी जो विचारधारा थी कि ब्रिटिश और भारत दोनों के हित भिन्न भिन्न हैं। जस्ट इसके उल्टा थे कि उदार राष्ट्रवादियों का कहना था कि ब्रिटिश का और भारतीयों का हित भिन्न अलग अलग नहीं है, लेकिन इनका विचार था कि दोनों का हित अलग अलग है। इसलिए जो है उसने इसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यनीति की या कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने संघर्ष को जरूरी बताया। अगला है उग्र राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति क्या थी, तो उसने जो अपने कार्य पद्धति को, अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कार्य पद्धति में सबसे पहले था बहिष्कार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण था कि अंग्रेज की जो चीज़ें थी, वस्तु था या जो भी सामग्री था, नियम था, उसका धीरे धीरे जो है हम बहिष्कार करें। दूसरा था स्वदेशीकरण, हर चीज़ को अपना स्वदेशी बनाए, कपड़ा अपना स्वदेशी बने, अपनी स्वदेशी माल का उपयोग भारतीय करे। और तीसरा था कि राष्ट्रीय शिक्षा, जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था, जो उनकी संस्कृति थी, उसकी जगह पर हम राष्ट्रीय शिक्षा जो है जो की नीति अपनाया। और इसी के लिए जो है उसने जो है ये जहाँ पर जो चित्र दिख रहा है ये बनारस विश्वविद्यालय की चित्र है, हिंदू कॉलेज खोले गए। इस तरह से कई स्कूल कॉलेजेज इनके द्वारा खोला गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। और अगला जो नीति थी निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी धीरे धीरे जो है निष्क्रिय प्रतिरोध रहेगा और हम उसका जो है जो लोगों को असहयोग करेंगे। नेक्स्ट जो था कि उग्र राष्ट्रवादियों की नीति की विफलता क्या रही, किन कारणों से ये विफल हो गया, तो इसमें से बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 बिंदु को लिए हैं कि समय के पूर्व संघर्ष था। इस समय हम पूरी तरह से सशक्त नहीं हुए थे कि अंग्रेज जैसे विशाल साम्राज्य से टकरा सकें, इसलिए जो है उग्र राष्ट्रवादियों की जिन नीतियाँ थी असफल हो रहे थे। इनके नीतियों को असफल करने के लिए सरकार पूरी ताकत से उग्र राष्ट्रवादी नेताओं पर का दमन करना शुरू किया, इन्हें जेल डालने लगे, कैद करने लगे। और उसी समय जो है एक और थे राष्ट्रीय आंदोलन के एक और विचारधारा चल रही थी, जिसे हम क्रांतिकारी नेताओं की विचारधारा कहते हैं। ये विचारधारा के लोग जब सामने आ गए और क्रांति करने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो है उग्र राष्ट्रवादियों के ऊपर संदेह की दृष्टि से देखने लगा और इन्हें जो है जो और कड़ाई से इसके ऊपर सरकार का दमन शुरू हो गया। उग्र राष्ट्रवादी की कुछ उपलब्धियां रही, इसका मतलब यह नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि उग्र राष्ट्रवादी का आंदोलन निसफल रहा, बल्कि इनमें से एक सफलता मिली। यहाँ पे आप देखते हैं देशभक्ति का विकास हुआ, इससे लोगों में भारत एक देश है या हमारा देश है, ये देशभक्ति की भावना का विकास हुआ। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं ये किसी सम्मेलन का है, जुलूस का है, जो देशभक्ति का एक प्रतीक दिख रहा है। और उसी तरह से जन आंदोलन का रूप जो है जो सामने आया, लोगों में साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि हुई, जो इस चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इस तरह की भावना जो है लोगों के अंदर जो है उत्पन्न हुई। उसके बाद यहाँ और स्पष्ट करने के लिए कि उदार राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादियों में क्या क्या अंतर थे, तो यहाँ पे अंतर करने की कोशिश किया गया है। प्रमुख में जैसे कि प्रमुख नेता जो है उदार राष्ट्रवादी को नरमपंथी भी कहा जाता है, उग्र राष्ट्रवादी को गर्मपंथी भी कहा गया। इसके जो है नरमपंथी या उदार राष्ट्रवादी के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी थे। तो वहीं जो है गर्मपंथी यानी उग्र राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल थे। प्रेरणा स्रोत जो था क्या था, तो वह था कि
उदार राष्ट्रवादी की जो प्रेरणा स्रोत थे ये उदार विचारधारा थी, यानी पश्चिमी उदारवादी विचारधारा इसका केंद्रीय बिंदु था, जबकि उग्र राष्ट्रवादी का भारतीय इतिहास और संस्कृति को ये लेकर चल रहे थे। तीसरा लक्ष्य जो था, लक्ष्य क्या था, तो यह जो है उदार राष्ट्रवादी का लक्ष्य संवैधानिक सुधार या सरकार की सेवा में भारतीयों का सहयोग से की बात थी, और इनका एक ही लक्ष्य था, वह था स्वराज्य। किसका? उग्र राष्ट्रवादी का एकमात्र लक्ष्य था कि हमें स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निष्ठा में जहाँ तक बात है, निष्ठा की बात करते हैं तो उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार के न्यायप्रियता पे उन्हें विश्वास था कि भारतीयों के प्रति वह जो है न्याय करेंगे, लेकिन जो है उग्र राष्ट्रवादी का विश्वास समाप्त हो गया था, वह इस पे विश्वास नहीं करते थे, इनकी न्यायप्रियता पे जो है विश्वास योग्य नहीं थे। वो मान रहे थे कि ये ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन जो है भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। रणनीति क्या अपनाई? तो उदार राष्ट्रवादियों ने संवैधानिक तरीके को अपनाया, वहीं इसने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सक्रिय प्रतिरोध जैसी रणनीति को अपनाया। साधन में जो है उदारवादी केवल अहिंसा के साधनों में विश्वास करते थे, और यह जो है आवश्यकता पड़ने में हिंसक साधनों को का भी परहेज करने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस काल में उदार राष्ट्रवादी और उग्र राष्ट्रवादी के बीच ये सारे अंतर देखने को मिलता है। अब ये आंदोलन जो है का फैलाव किस तरह से हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का जो फैलाव हुआ वह क्या हुआ कि विशेष रूप से जैसे तिलक ने यहाँ पे बम्बई और पुणे में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस आंदोलन को फैलाया। अजैत सिंह, लाला लाजपत राय ने पंजाब और संयुक्त प्रांत में जो है इस आंदोलन को फैलाया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, उसी तरह से पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे काफ़ी जो है बढ़ाया। इस तरह से स्वदेशी आंदोलन ने समाज के बड़े वर्ग में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, और इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, और हम कह सकते हैं कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रथम सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। 1905 से 1919 तक की अन्य महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह है द्वितीय चरण में 1905 से 1919 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट रखना चाहिए कि इस काल में जो है भले ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो है एक तरफ उग्र राष्ट्रवादी नेता कर रहे थे, लेकिन वहीं जो है पैरेलल उदार राष्ट्रवादी नेता भी जो है इस आंदोलन में सक्रिय थे। वहीं एक तीसरे धारा के भी लोग चल रहे थे, विचारों के लोग चल रहे थे, जिन्हें हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारक कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रांतिकारी राष्ट्र के विचारक कहते हैं, क्रांतिकारी। इसमें से प्रमुख रूप से लाला बाल मुकुंद, खुदीराम बोस जिन्हें फांसी भी दे दी गई थी, प्रफुल्ल चाकी, ये लोग भी जो है आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ पे यह चीज़ क्लियर करना है कि उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के बीच मूल अंतर यह था कि उग्र राष्ट्रवादी हिंसा के रास्ते से परहेज करते थे, जबकि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो थे वह इस मार्ग का समर्थन करते थे। वह जिस तरह से ब्रिटिश सरकार उनके साथ व्यवहार करते थे उसी तरह से वह करने को तैयार थे। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 1905 से 1919 के बीच जहाँ एक विचारधारा उदार राष्ट्रवादियों का चल रहा था, वहीं दूसरा उग्र राष्ट्रवादियों का चल रहा था, और तीसरी भी एक विचारधारा थी जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पैरेलल चल रहा था। तो ये सारी घटनाएं भी इनके बीच चल रहा था। और इसी बीच के एक महत्वपूर्ण घटना जो थी, जो आपने देखा कि कर्जन ने फूट डाल और शासन करो की नीति को अपनाया था, उसी का प्रतिफल था मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और यह जो है जो ढाका में किया गया आगा खां के नेतृत्व में, और इस तरह से यह मुसलमानों के हित की बात करने लगा, अधिकारों की बात के लिए जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद अली ने जो है
की अध्यक्षता में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग हुई। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। प्रथम बार जो है पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई और जो है ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसे जो है प्रदान कर दिया गया। इसके बाद इसी बीच में जो है 1905 से 1919 के बीच में एक और घटना घटी, वह था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन विशेष रूप से जब अंग्रेज का जो है जो एक नीति थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां थी कि इन्हें जो है जो कुछ अच्छा रियायत दिया जाएगा, उसी समय था कि 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट, ये जो चित्र देख रहे हैं, एनी बेसेंट ने मद्रास में और लोकमान्य तिलक ने जो है जो महाराष्ट्र में जो है होम रूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मात्र था स्वशासन या स्वराज। तो इस तरह से यह भी एक आंदोलन पैरेलल जो है जो चल रहा था। निष्कर्ष में हम जब आते हैं तो निष्कर्ष में हम सिर्फ यही कहेंगे कि कोई भी आंदोलन, कोई भी विचार जो है जब प्रारंभ में वह उग्र विचार के रूप में माना जाता है, उग्र विचार होता है और धीरे धीरे वह उदार रूप में बदल जाता है, नया हर विचार जो है उग्र जाना जाता है। इस तरह की बातें जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा और यह सही भी है कि कोई भी आंदोलन या कोई भी विचारधारा जब शुरू में आता है तो पूर्व स्थापित मान्यता को जब तोड़ता है तो उसे उग्र ही कहा जाता है, और जब वह धीरे धीरे समाज उसे में सम्मिलित मिल जाता है तो वह उदार रूप हो जाता है। और अंत में जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो विचारधारा थी उग्र राष्ट्रवादियों की, वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दिया था। और जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और आज हम जो सांस ले रहे हैं ये बाल गंगाधर तिलक की बात सत्य हुई। आज हम भारत स्वतंत्र हुआ और हम उस स्वतंत्रता के एक स्वतंत्र के नागरिक हैं और हमारा दायित्व होता है कि इस आंदोलनकारियों की जो त्याग था, बलिदान था, उसकी रक्षा करने के लिए अपनी भारत माता की जो है बार बार जो है जो हमें सुरक्षा रखना है, इनकी स्वतंत्रता को रक्षित रखना है।